तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं करबक का आखिरी वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए, इससे पहले भी करबक का कई सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें मैं करबक के कवि मलिक मोहम्मद जयासी के बायोग्राफी को, उसके परिचय को बहुत ही अच्छे से समझाया था। करबक के अर्थ को है ना एक्सप्लेनेशन का वीडियो लेकर के आया था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आया था। और आज मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग प्रो सेक्शन का एक चैप्टर जो है सो शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो जैसे कि आप लोग अगर कविता का एक्सप्लेनेशन देखे होंगे तो उसमें मैं बताया था कि कवि अपने एक आंख की तुलना जो है सो दर्पण से क्यों करते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, तो यहाँ पे जो उत्तर लिखा हुआ है, जो आंसर लिखा हुआ है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में है, ईजी भाषा में है। तो चलिए देखते हैं। कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। एक आंख की तुलना तो सबसे पहले इसलिए करते हैं क्योंकि दर्पण जो होता है वो साफ सुथरा होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल, उसमें कोई दोष नहीं होता है। उसमें मनुष्य की वैसा ही प्रतिछाया दिखती है जैसा वास्तव में होता है। और अगर कोई भी दर्पण के सामने में, शीशे के सामने में आता हो तो वो बंदा जैसा होता है वैसा ही वो दिखता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन जो है सो नहीं रहता है। और कभी खुद को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल मानते हैं, और इसीलिए कवि अपने आप को जो है वो दर्पण के जैसे स्वच्छ और निर्मल मानते हैं। जिस तरह से दर्पण साफ होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसमें कोई दोष नहीं होता, ठीक कवि भी अपने आप को स्वच्छ व निर्मल समझते हैं। उसके हृदय में जरा सा भी दिखावा नहीं है, उसके हृदय में, दिल में कोई भी दिखावा जो है सो नहीं है। उनके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालसा के साथ उनके मुंह की ओर निहारते रहते हैं। और यही जो उनके अंदर जो निर्मल वाला भाव जो है, इसी कारण बहुत बड़े बड़े लोग हैं कि रूपवान, जिसको अच्छा रूप मिला हो, वो उनका पाँव पकड़ कर करके जो है उसके मुँह की तरफ देखते रहते हैं और उनसे कुछ जो है सो मांगते रहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जायसी अपने करबक में कलंक, कांच और कंचन के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि कवि जो है सो अपने कविता में यानी करबक में कलंक क्या अर्थ निकालते हैं, कांच से क्या अर्थ निकालते हैं और कंचन से क्या अर्थ निकालते हैं। तो देखिए ये तीनों का अर्थ अलग अलग है, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ जो है सो क्या है। काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित भले ही हो, किंतु वह अपने प्रकाश में उस धब्बे को छिपा लेता है। उसी प्रकार गुणी जनों की कीर्ति के प्रकाश में उसके एकाक दोष छिप जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कलंक का यूज़ किया गया हुआ है, तो कलंक का अर्थ यहाँ पे निकाला है कि जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं चांद में काला धब्बा होता है कि नहीं, लोग कहते हैं ये चांद में जो है सो दाग है, काला धब्बा है, वो है, बिल्कुल है उसमें। लेकिन चांद जो है, जो उसकी रोशनी होती है, तो उस रोशनी में वो अपने धब्बे को जो है सो छुपा लेता है। चांद में काला है तो दाग है, तो ये जो है सो उसके एक दोष उसका कह सकते हैं। लेकिन प्रकाश जब आता है, जब रोशनी उससे निकलती है, तो उस दोष को अपने अंदर वो छिपा लेता है। ठीक उसी प्रकार जो गुणी जन होता है, जो गुण वाला होता है, उसकी जो शोहरत होती, जो इज्जत होती, जो शोहरत होती ना, तो उसके शोहरत के अंदर, शोहरत का जो प्रकाश होता है, जो रोशनी होती है, उसके अंदर एक दो दोष जो है, जो उसके अंदर खराबियाँ होती है, वो छिप जाती है। जिस तरह से आप लोग बायोग्राफी में या कविता में पढ़े थे कि जो कवि मलिक मोहम्मद जयासी है, तो उसका चेहरा रूपहीन था, वो पूरे चेहरे पे चेचक था, वो कान से सुन नहीं सकते थे, आँख से देख नहीं सकते थे, लेकिन उसकी जो शोहरत, इज्जत जो थी, तो उस दोष को जो है सो क्या कर दिया, छुपा दिया।
अब चलिए देखते हैं कंचन के अर्थ को। कंचन के अर्थ में क्या कहते हैं? शिव के त्रिशूल द्वारा प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत कांच का हो गया, उसी प्रकार सज्जनों की संगीत से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। अब यहाँ पे जो है सो बताया ये गया है कि भगवान शिव के त्रिशूल द्वारा जब उस पर प्रहार किया गया, पहाड़ पे है कि नहीं, सुमेरु पहाड़ पे, तो वो कंचन का हो गया, यानी कि सोने का हो गया है कि नहीं। उसी प्रकार अगर कोई बंदा जो दुर्जन हो, जिसके अंदर दोष हो, अगर वो सज्जन के साथ रहता है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, तो अच्छे व्यक्ति का संगीत जो है ना, उसका उसके साथ जो रहता है, संगत जो रहता है, तो एक दुर्जन को भी क्या बना देता है? अच्छा मानव बना देता है, श्रेष्ठ मानव बना देता है। तो यहाँ पे जो है सो यूज़ किया गया हुआ कंचन में, कि जिस प्रकार से जो सुमेरु प्रहार था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही शिव के त्रिशूल से उसे प्रहार किया गया तो वो सोने का बन गया। अब चलिए कांच को देख लेते हैं। कांच का अर्थ क्या है? घड़िया में डालकर कांच जब तपाया जाता है तभी उसमें छिपा सोना निकलता है। ठीक इसी प्रकार संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त कर पाता है। अर्थात कुछ पाने के लिए पहले घड़िया में तपना पड़ता है, गलना पड़ता है। यानी घड़िया का मतलब जिसमें सोना जो सो पकाया जाता है, तो उस घड़िया में जो है एक कच्चे कांच को रखा जाता है, उसको खूब उबाला जाता, पकाया जाता, तब जो है सो वो सोना बन पाता है। ठीक इसी प्रकार इंसान को इस संसार में कुछ अच्छा करना है, कुछ इतिहास रचना है, तो उसको संघर्ष जो है सो करना ही होगा। कष्ट, तपस्या, त्याग, ये सब चीज़ करनी होगी, तभी वो मानव जो है इतिहास रच पाएगा, कुछ नया कर पाएगा। तो कुछ पाने के लिए पहले जो है ना घड़िया में, यानी कि आपको कड़ी परिश्रम करना ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने जाने की इच्छा व्यक्त की है? उसकी इस इच्छा का मर्म बताइए। चलिए तो वो कवि जो कहते हैं कि उसको कैसे लोग याद रखेंगे, इसका खुलासा करते हैं। तो कवि का काव्य रक्त से रचा गया है, लेकिन यानी कवि की जो रचना है, जो कविता है, वो रक्त से, खून से रची गई है। जैसे करबक 2 में मैंने इस चीज़ को जो सो बताया था। तो कवि की रचना जो सो खून से रची गई है, इसमें गहरे प्रेम की पीर है। अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा और सदा पहचाना भी जाएगा। तो कवि ये कहते कि जो मेरी रचना है, जिसको मैंने खून से जो है सो जोड़ा है, खून से, रक्त से रचा है, तो मुझे विश्वास है कि मेरी ये रचना, मेरी ये काव्य पूरी जगत में बनी रहेगी और पहचानी भी जाएगी। लोग इसको पढ़ते रहेंगे जब तक कि दुनिया रहेगी। वह यह भी मानते हैं कि एक फूल के मुरझाने के बाद भी उसकी गंध अमर रहती है, और वो ये भी अपने कविता में कहते हैं कि अगर एक फूल मुरझा भी जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो गंध होती है, वो गंध अमर ही रहती है कि नहीं। इसी प्रकार कवि का भी यश संसार में अमर रहेगा। तो इसी प्रकार कभी मर भी जाएंगे कि नहीं, कभी तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन जो उसकी इज्जत है, जो उसका मान सम्मान है, जो उसकी शोहरत है, इस दुनिया में बनी रहेगी, वो अमर ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भाव स्पष्ट कीजिए। जो लही अम्भी डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है सो पूछा जाता है। अब यहाँ पे इसका अर्थ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट जो है सेम टू सेम हूबहू मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो उस वीडियो को जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रक्त के लय का क्या अर्थ है? जो कविता में यूज़ किए हुए रक्त का लय, उसका अर्थ क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। लय जोड़ता है और काव्य भी जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से लय आप लोग जानते होंगे, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कोई भी चीज़ को जोड़ी जाती है, तो लय जो है ना, जोड़, जहाँ पे कुछ जोड़ना है तो उसको जोड़ता है, जोड़ को जोड़ता है। और ठीक इसी प्रकार काव्य को भी जोड़ा जाता है। एक कविता को जब बनाया जाता है तो उसको जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। अतः कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त की लय लगाकर जोड़ा है। और कवि ये कहना चाहते हैं कि मैं जो कविता जो बनाया, काव्य को जो बनाया है, तो रक्त की लय जोड़ करके बनाया है और गाढ़ी प्रीत को आंसू से भिगोकर गीली की है। तो ये था इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद यही जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो मोहम्मद यही जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का प्रयोग कवि ने रच कर, है कि नहीं। जोड़ी शब्द का यूज जो किया है रच करके अर्थ में जो सो किया, अर्थात मैंने यह काव्य रच कर सुनाया। तो जोड़ी का अर्थ क्या होता है? रच कर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आखिरी क्वेश्चन होगा
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्याख्या करे धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पैर पै मरे न बासु। अब इसका भी अर्थ एक्सप्लेनेशन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले वीडियो में इसको अच्छे से समझा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाइए और उसको देखिए। तो ये था करबक का क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। अब ये चैप्टर ख़त्म हुआ, हम लोग जो है प्रो सेक्शन के एक चैप्टर को हम लोग जो है सो अब शुरू करेंगे। मॉर्निंग में आप लोग को हिंदी का वीडियो मिलता रहेगा और इवनिंग में इंग्लिश का वीडियो जो सो मिलता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।